नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम में से हर कोई अपना अक्स देख सकता है। हम सभी जीवन की इस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने रुककर खुद से यह पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपने कभी खुद के साथ बिना किसी यंत्र, बिना किसी विचार, बिना किसी व्यक्ति के केवल 10 मिनट बिताए हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज के युग में अकेले बैठना सच में सबसे बड़ी क्रांति है। रघुनाथ जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। 54 वर्ष के रघुनाथ जी शहर के एक प्रतिष्ठित कपडधा व्यापारी थे। उनका भरा पूरा परिवार था। पत्नी सावित्री, जो घर को बहुत सलीके से संभालती थीं, उनका इकलौता बेटा देवांग और बहू निहारिका। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श और सुखी परिवार लगता था, लेकिन इस घर की चार दीवारी के भीतर एक अजीब सा शोर हमेशा गूंजता रहता था। वह शोर बर्तनों के गिरने का नहीं था, बल्कि वह शोर था असंतोष का, अपेक्षाओं का और कभी न खत्म होने वाली शिकायतों का। रघुनाथ जी का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था और रात के 12 बजे तक उनका मस्तिष्क एक व्यस्त चौराहे की तरह काम करता था, जहां से अनगिनत विचार, चिंताएं और हिसाब किताब गुजरते रहते थे। उन्हें लगता था कि यदि वे एक पल के लिए भी रुक गए तो उनका व्यापार, उनका परिवार और उनका पूरा वजूद ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एक रविवार की सुबह घर के भोजन कक्ष में तनाव का माहौल था। देवांग अपने नए व्यापारिक विचार को लेकर कुछ परेशान था और निहारिका इस बात से खफा थी कि देवांग उसे समय नहीं दे रहा है। सावित्री रसोई से ही अपनी शिकायतें दर्ज करा रही थीं। इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। सुबह से शाम तक बस मशीन की तरह काम करते रहो, लेकिन मजाल है कि कोई एक मीठा शब्द बोल दे। सावित्री ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए तंज कसा। देवांग ने झल्लाते हुए कहा, मां, क्या आप देख नहीं रही हैं कि मैं अपने काम को लेकर कितना उलझा हुआ हूं? हर वक्त बस ताने मत दिया कीजिए। निहारिका ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा, आप हमेशा अपने काम का ही बहाना बनाते हैं। शादी के बाद से हमने एक साथ सुकून के 2 पल नहीं बिताए हैं। इन सब आवाजों के बीच रघुनाथ जी का सिर फटने लगा था। उनके सीने में एक अजीब सी घुटन हो रही थी। उन्होंने अपना अखबार जोर से मेज पर पटका। बस करो तुम सब। क्या इस घर में मुझे एक पल की शांति नहीं मिल सकती? मैं दिन भर बाहर खटता हूं ताकि तुम लोग ये सुख सुविधाएं भोग सको, और यहां आकर मुझे सिर्फ यह कलह देखने को मिलती है। तुम सबने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। रघुनाथ जी गुस्से से कांप रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह शांति का सन्नाटा नहीं था। यह डर और क्रोध से भरा हुआ भारी सन्नाटा था। रघुनाथ जी बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चले गए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उनका मन किसी शांत महासागर की तरह नहीं, बल्कि एक उफनती हुई नदी की तरह था, जिसमें विचारों की बाढ़ आई हुई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले रघुनाथ जी घर से निकल गए। वे चलते चलते मोहल्ले के उस पुराने और शांत बगीचे में पहुंच गए, जहां अक्सर बुजुर्ग लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। वह थे हरिशंकर जी। हरिशंकर जी की उम्र 75 वर्ष के पार थी। वे बगीचे के कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर की बेंच पर आंखें बंद किए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति और मुस्कान थी जो रघुनाथ जी ने अपने पूरे जीवन में किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी थी। रघुनाथ जी उनके पास जाकर बैठ गए। कुछ देर तक वे हरिशंकर जी को देखते रहे। लगभग आधे घंटे बाद हरिशंकर जी ने बहुत ही सहजता से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अद्भुत ठहराव था। क्या बात है रघुनाथ, आज सूरज उगने से पहले ही तुम यहाँ? तुम्हारे माथे की लकीरें बता रही हैं कि भीतर कोई बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। हरिशंकर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रघुनाथ जी से रहा नहीं गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हरिशंकर जी, मेरे पास सब कुछ है। पैसा है, बड़ा घर है, परिवार है, लेकिन मेरे भीतर एक आग सी लगी हुई है। मुझे एक पल का चैन नहीं है। मेरा ही परिवार मुझे अपना दुश्मन लगने लगा है। मैं हर समय तनाव में रहता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अंधी दौड़ में भाग रहा हूं और इसका कोई अंत नहीं है। आप इतनी शांति से कैसे बैठ लेते हैं?
मुझे भी यह विद्या सिखा दीजिए। रघुनाथ जी ने अपने मन का पूरा बोझ हरिशंकर जी के सामने हल्का कर दिया। हरिशंकर जी ने रघुनाथ जी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही कोमल स्वर में बोले, रघुनाथ, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास काम बहुत है या तुम्हारा परिवार तुम्हें समझता नहीं है। तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम खुद से भाग रहे हो। तुमने अपना पूरा जीवन बाहरी दुनिया को सुधारने में, धन कमाने में और दूसरों को खुश करने में लगा दिया। लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? रघुनाथ जी ने असमंजस से पूछा। भीतर झांकना? मैं समझा नहीं। हरिशंकर जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओशो ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने कहा था कि अकेले बैठना ही सबसे बड़ी क्रांति है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि यह समाज, यह दुनिया नहीं चाहती कि तुम कभी अकेले बैठो। समाज चाहता है कि तुम हर समय किसी न किसी काम में उलझे रहो, क्योंकि जब मनुष्य कुछ नहीं करता, जब वह बिल्कुल अकेला बैठता है, तब उसका सामना खुद से होता है और स्वयं का सामना करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। रघुनाथ जी ध्यान से सुन रहे थे। हरिशंकर जी ने अपनी बात जारी रखी। जब तुम अकेले बैठते हो तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर की सारी गंदगी, तुम्हारा सारा क्रोध, तुम्हारी सारी कुंठाएं उभर कर सामने आती हैं। तुम्हारा मन तुम्हें डराता है, तुम्हें भगाना चाहता है। वह कहता है कि उठो, कुछ काम करो, टीवी देखो, किसी से बातें करो, क्योंकि मन को मौन से डर लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के इस कोलाहल से घबराकर भागता नहीं है, जो चुपचाप बैठकर अपने भीतर के इस शोर को बस देखता रहता है, एक दिन वह शोर अपने आप शांत हो जाता है और तब जन्म लेती है वह शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। लेकिन मैं यह कैसे करूं? मेरे पास तो सोचने के लिए इतनी सारी बातें हैं कि अगर मैं चुप बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा। रघुनाथ जी ने अपनी आशंका व्यक्त की। यही तो क्रांति है मेरे दोस्त, हरिशंकर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। कल से तुम कोई पूजा मत करना, कोई मंत्र मत जपना, बस सुबह उठना और 20 मिनट के लिए यहां आकर इस खाली बेंच पर बैठ जाना। आंखें बंद करना और कुछ भी मत करना। ना ही किसी विचार को रोकने की कोशिश करना और ना ही किसी विचार के पीछे भागना। तुम्हारे भीतर जो भी चल रहा हो उसे एक दर्शक की तरह देखना, जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हो। रघुनाथ जी को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने हरिशंकर जी की बात मान ली। अगले दिन रघुनाथ जी फिर उसी बगीचे में गए। उन्होंने आंखें बंद की और बैठ गए। हरिशंकर जी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उनके दिमाग में विचारों का एक बवंडर आ गया। व्यापार का हिसाब, निहारिका की शिकायतें, देवांग का व्यापार, घर का खर्च, यहां तक कि 20 साल पुरानी बातें भी उनके दिमाग में गूंजने लगीं। उनका शरीर बेचैन होने लगा। उनके पैरों में दर्द होने लगा, गर्दन में खुजली होने लगी। उनका मन चीख चीख कर कह रहा था कि उठ जाओ, ये सब बेकार की बातें हैं, दुकान जाने का समय हो रहा है। 15 मिनट बाद ही उन्होंने हार मानकर आंखें खोल दी। वे पसीने से तरबतर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत भारी पत्थर उठाया हो। हरिशंकर जी दूर से उन्हें देख रहे थे। वे पास आए और बोले, घबराना मत रघुनाथ, यह तुम्हारे मन की पुरानी आदत है। यह बरसों का जमा हुआ कचरा है जो अब बाहर आ रहा है। इसे बह जाने दो, बस तुम डटे रहना। दिन बीतते गए। रघुनाथ जी हर सुबह बगीचे में आते और अकेले बैठने का प्रयास करते। शुरुआत के 10 दिन उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। कई बार उन्हें अपने ही परिवार वालों पर बहुत तेज गुस्सा आता, कई बार उन्हें रोने का मन करता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बैठते रहे। 15वें दिन कुछ चमत्कारिक हुआ। जब रघुनाथ जी आंखें बंद करके बैठे थे तो विचारों का वह बवंडर थोड़ा धीमा होने लगा। उन्हें अचानक अपने भीतर एक अजीब सी शून्यता महसूस हुई। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई डर नहीं था, बल्कि एक असीम शीतलता थी। उस दिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें पेड़ों के पत्ते ज्यादा हरे लग रहे थे। हवा का स्पर्श ज्यादा कोमल लग रहा था। उनके भीतर का सारा बोझ जैसे हवा में वाष्पित हो गया था। उस दिन जब वे घर लौटे तो नाश्ते की मेज पर फिर से वही पुराना दृश्य था। देवांग और निहारिका के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। सावित्री फिर से रसोई से बुदबुदा रही थीं। पहले वाले रघुनाथ जी होते तो अब तक उनका ज्वालामुखी फट चुका होता। लेकिन आज कुछ बदल गया था। रघुनाथ जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने बहुत ही प्रेम से निहारिका की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए।
निहारिका, जो उनके क्रोध की प्रतीक्षा कर रही थी, उनकी इस मुस्कान को देखकर एकदम से चुप हो गई। देवांग ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, मुझे मेरे उस नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन मैं जानता हूं कि आप। रघुनाथ जी ने देवांग की बात बीच में काटते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, देवांग बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शाम को हम दोनों साथ बैठकर तुम्हारे प्रोजेक्ट की फाइल देखेंगे। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी, हम प्रबंध कर लेंगे। और निहारिका, रघुनाथ जी ने बहू की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम सही कहती हो बेटी, हम सब काम में इतने उलझ गए हैं कि जीवन जीना भूल गए हैं। इस रविवार को हम सब मिलकर कहीं बाहर चलेंगे, पूरा दिन साथ बिताएंगे। घर के सभी लोग रघुनाथ जी की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो गया हो। सावित्री, जो हाथ में रोटी की थाली लिए खड़ी थीं, आश्चर्य से बोलीं, आपको क्या हो गया है आज? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रघुनाथ जी खिलखिलाकर हंस पड़े। यह हंसी उनके होठों से नहीं, उनकी आत्मा से निकल रही थी। मेरी तबीयत तो आज पहली बार पूरी तरह से ठीक हुई है सावित्री। मुझे समझ में आ गया है कि इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस मेरे भीतर शांति की कमी थी। और जब मेरे भीतर शोर था, तो मुझे बाहर भी सिर्फ शोर ही सुनाई देता था। महीनों बीत गए, रघुनाथ जी की वह सुबह की क्रांति अब उनका स्वभाव बन चुकी थी। वे रोज अकेले बैठते। उन्होंने जान लिया था कि असली शक्ति बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर के कोलाहल को शांत करने में है। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जब घर का मुखिया शांत और आनंदित हो, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। देवांग का व्यापार अच्छा चलने लगा, क्योंकि अब उसे अपने पिता का मार्गदर्शन और शांति दोनों मिल रहे थे। निहारिका और सावित्री के बीच के रिश्ते भी सुधरने लगे, क्योंकि अब घर में शिकायत की जगह संवाद ने ले ली थी। एक दिन देवांग ने रघुनाथ जी से पूछा, पिताजी, आपने यह सब कैसे किया? आप इतने शांत और खुश कैसे रहने लगे? रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैंने जीवन भर बाहर दौड़ लगाई। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मैंने पाया कि जो व्यक्ति खुद के साथ 10 मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकता, वह दुनिया में कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता। मैंने अकेले बैठना सीख लिया है। अकेले बैठने से मुझे पता चला कि मेरी सारी परेशानियां मेरे अपने ही बनाए हुए जाल थे। जब तुम अकेले बैठते हो, शून्य में उतरते हो, तब तुम खुद से मिलते हो, और वही सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, ओशो का यह संदेश कि अकेले बैठना ही सबसे बड़ी क्रांति है, आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हमारे हाथों में जो ये छोटे छोटे उपकरण हैं, हमारे चारों ओर जो ये सूचनाओं का जंजाल है, इसने हमसे हमारा सबसे कीमती अधिकार छीन लिया है, खुद के साथ अकेले रहने का अधिकार। हम हर समय किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन खुद से पूरी तरह कट चुके हैं। क्रांति का मतलब हमेशा हथियार उठाना या व्यवस्था के खिलाफ लड़ना नहीं होता। कभी कभी अपने ही अशांत मन के खिलाफ बगावत करना, अपने भीतर उठने वाले विचारों की आंधी को चुपचाप देखना और एक जगह स्थिर होकर बैठ जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होती है। रघुनाथ जी ने यह क्रांति की, और उनका पूरा जीवन, उनका पूरा परिवार संवर गया। क्या आप यह क्रांति करने के लिए तैयार हैं? आज जब आप रात को सोने जाएं, या कल सुबह जब आपकी आंख खुले, तो कुछ मत कीजिएगा। अपना दूरभाष मत उठाइएगा, कोई किताब मत खोलिएगा। बस अपनी आंखें बंद करके, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके 15 मिनट के लिए अकेले बैठ जाइएगा। शुरुआत में आपका मन आपको बहुत भटकाएगा, आपको डराएगा, आपको पुराने दुख याद दिलाएगा, लेकिन आप बस एक गवाह की तरह, एक साक्षी की तरह उसे देखते रहिएगा। और विश्वास मानिए, जिस दिन आप उस कोलाहल को पार करके अपने भीतर के उस मौन तक पहुंच गए, उस दिन आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आशा करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके जीवन में एक ठहराव, एक शांति लेकर आएगी। अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालें। धन्यवाद।